और इसमें हम लोगों ने जो है कई सारी चीजों को जो है कवर कर लिया था। ठीक है, जैसे कि हमने विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध को पूरा कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्तीय संबंध को। क्या पढ़ने वाले हैं? वित्तीय संबंध को। तो तैयार है सभी लोग? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वित्तीय संबंध। चलिए वित्तीय संबंध टॉपिक डाल लीजिएगा। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। और आप लोगों को क्लास लेट ज्वाइन करने की आदत हो गई है ना? कितना भी समझाओ लेकिन क्लास आप लोग 2 मिनट लेट ही ज्वाइन करते हैं, 1 मिनट लेट ही ज्वाइन करते हैं। मतलब कुछ नहीं हो सकता आप लोग का। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कितना भी समझा लो लेकिन 1 से 2 मिनट लेट ही ज्वाइन करें। कोई नहीं, इसका भुगतान आप लोग खुद भुगतिएगा। जब 2 नंबर से 1 नंबर से रिजल्ट रुकता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ कौन सा गलती किए थे कि सारा कुछ करने के बाद 1 नंबर से 2 नंबर से रिजल्ट रुक गया। देखिएगा, ये वही 1-2 मिनट है जो आप लोग वेस्ट करते हैं। कोई नहीं, बताइएगा खुद तो समझिएगा खुद। देखिए, तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का, राजस्व यानी कि पैसा, आय, तो जो टोटल आय है, राजस्व है, उनके वितरण का विस्तृत जो है विवरण दिया गया। तो ये विवरण कहां मिलता है? तो संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है। और इसमें संघ और राज्य दोनों को ही राजस्व जुटाने की शक्तियां और व्यय संबंधी उत्तरदायित्व जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सौंपी गई। तो राजस्व का बंटवारा कहां पे दिया गया है? राजस्व का बंटवारा ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में उल्लेखित जो 3 सूचियां हैं पे आधारित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संघ को संघ सूची में वर्णित करों को प्राप्त करने का अधिकार है, राज्य को राज्य सूची में जो निर्धारित कर है उसको अधिकार होगा, और समवर्ती सूची में कोई भी कर ही शामिल नहीं। ठीक है, तो कोई झंझट ही नहीं। तो राजस्व बंटवारे के संबंध में राज्य सूची में वर्णित करों से होने वाले आय पर पूरी तरीके से राज्यों का अधिकार होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि संघ सूची के कुछ करों की आय, यानी संघ सूची के कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी आय पूरी तरीके से राज्यों को दे दिया जाता है, या आंशिक रूप से यानी कुछ हिस्सा जो है राज्यों को सौंपी जा सकती है। अब उसको पढ़ेंगे कि कौन सा सौंपा जाता है, कौन सा नहीं सौंपा जाता। यानी कि संघ सूची के कुछ कर तो हैं जो राज्यों को पूर्णता दे दिया जाता है, वसूलता केंद्र सरकार है, अधिकार केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्यों को दे देता है। और दूसरा, कुछ कर जो है आंशिक रूप से दे देता है। ठीक है, तो संविधान ने देश को यथासंभव आंतरिक और अवरोधों से मुक्त एक समान आर्थिक स्थान प्रदान करने के लिए संघ को राष्ट्रव्यापी आधार पर कर लगाने का कार्य सौंपा है। यानी लोगों से निकटता और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने के कारण राज्यों को भय संबंधी दायित्व सौंपे गए हैं, यानी कि जो दायित्व के उनके स्रोतों से असंगत हो सकते हैं। ठीक है,
तो असंतुलन पैदा हो सकता है। तो भारतीय संविधान में केंद्र से राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण के माध्यम से इन असंतुलनों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए गए। समझ में आए? यानी कि राज्य अगर कर वसूलता है तो कुछ स्थानीय निकायों से इनके संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है? कि लोगों से निकटता और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने के कारण राज्यों को जो है क्या हो सकता है, कुछ दायित्व सौंपे गए हैं जो राज्य के उनके स्रोतों से असंगत हो सकते हैं, यानी दिक्कत क्रिएट हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में केंद्र से राज्यों के संसाधनों के हस्तांतरण के माध्यम से इन असंतुलन को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। और वो प्रयास कौन कौन से हैं? तो उस प्रयास में देखिए, पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास, पांचवा प्रयास कि संघ द्वारा लगाया यानी उद्गृहित किए जाने वाले लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले कर का शुल्क, या फिर संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित यानी लगाया जाने वाला और इकट्ठा किया जाने वाला राज्यों को समग्र रूप से सौंपे जाने वाले कर और शुल्क। तो ऐसे ढेर सारे प्रावधान है। तो अभी मैं सामान्य सा परिचय बता रहा हूं, अभी मुझे लगता है ये पॉइंट बताना ठीक नहीं है, आप लोग के ऊपर से जाएगा, जिसको अभी मैं रहने देता हूं। ठीक है, अभी बस आपको यह समझना है कि केंद्र राज्यों को वित्तीय संबंध जो है संविधान के भाग 12 आर्टिकल 268 से 293 वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। राजस्व बंटवारा का आधार जो है संविधान की 7वीं अनुसूची है, जिसमें से राज्य सूची के विषय पे राज्य को अधिकार है कर वसूलने का। ठीक है, और संघ सूची के कर जो प्राप्त होता है उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है। तो कुछ कर राज्यों को पूर्णतः दे दिया जाता है और कुछ को आंशिक रूप से देता है। अभी आपको इतनी बातें ध्यान रखना, क्योंकि अभी सामान्य से परिचय में उन बातों को बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा सामान्य से परिचय में सारी चीजें बताना ठीक नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब इसको पढ़ेंगे पूरे डिटेल में तब जाके अच्छे से समझ में। तो ये सामान्य से परिचय समझ में आया ना? अब यहीं से टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है आपका कराधान की शक्तियां। अब इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है टैक्सेशन, अगर उसे नहीं पढ़िएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। कराधान की शक्तियां यानी अब हम देख रहे हैं केंद्र और राज्यों के मध्य जो है किस प्रकार का संबंध है, उसमें हम पहला प्रावधान देख रहे हैं कराधान की शक्तियां, टैक्सेशन पावर्स। ठीक है, तो कराधान की शक्तियों का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि केंद्र और राज्य की सरकारें कौन कौन से कर अधिरोपित करने की शक्ति रखती है, यानी केंद्र कौन सा टैक्स लगाएगा, राज्य कौन से टैक्स लगाएगा। और इसकी चर्चा आपको 7वीं अनुसूची की विभिन्न सूचियों में। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची के विषयों में कर संबंधी विषय भी शामिल है, जिनसे पता चलता है कि केंद्र और राज्य कौन से कर जो है आरोपित करने के लिए अधिकृत है। तो इन करों को जो है हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संघ सूची के कर। ठीक है, तो संघ सूची में 15 ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पे संसद विधि बना के कर लगा सकती है। यानी कि संघ सूची में 15 ऐसे विषय हैं जिसपे संसद क्या कर सकती है, विधि बनाकर कर यानी कि टैक्स अधिरोपित कर सकती है। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन कौन सा विषय है, जैसे कृषि आय से भिन्न माने कृषि के अलावा किसी भी प्रकार के आय पे टैक्स लगाने की शक्ति है। दूसरा सीमा शुल्क, जिसमें निर्यात शुल्क भी शामिल है। तीसरा भारत में निर्मित तंबाकू, एल्कोहल, लिकर, ठीक है, इन पे उत्पाद शुल्क, भारत में निर्मित जो तंबाकू और एल्कोहल यानी शराब वगैरह बनता है उस पे निगम कर, कारपोरेट टैक्स, व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्तियों पे पूंजी टैक्स, कृषि भूमि से अलग संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क,
कृषि भूमि से अलग संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, रेल या समुद्र, ठीक है, या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पे कर, स्टॉक एक्सचेंज के जो बाजार होता है उसके आर्थिक गतिविधियों पे स्टंप शुल्क से कर, मान स्टंप शुल्क के अलावा जो कर होता है, विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र, साख पत्र, बीमा पॉलिसी, शेयर के हस्तांतरण प्राप्तियों के संबंध में स्टाम्प शुल्क, ठीक है, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पे कर, समाचार पत्रों से अलग माल के अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पे कर, अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के कंसाइनमेंट पे कर, जीएसटी सेवाओं पे कर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये 15 प्रकार के यहाँ पे संघ सूची में जो है कर जो है आरोपित कर सकती है संघ सूची। अब आप कहेंगे कि सर ये कर के बारे में तो हमको जानते ही नहीं है। तो बाबू इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जो मैं पढ़ा चुका हूं और उस चैप्टर का नाम है टैक्सेशन, और ये मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी गलती है, आप उसको जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस क्लास पे मैंने टैक्सेशन पढ़ा रखा। क्लियर है, समझ में? तो इकोनॉमिक्स का अभी मैंने हाल ही में बैच खत्म किया है, फाउंडेशन बैच प्री कम मेंस वाला, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो जिनको रिकॉर्डिंग क्लास का लिंक चाहिए वो क्लास के बाद मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप जिस पे भी हो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन कोर्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये टैक्सेशन में ही सारे प्रकार के कर की बात मैंने बताया है, ये बीमा कर क्या होता है, पूंजी कर क्या होता है, स्टंप शुल्क क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने बताया संघ सूची में 15 कर है। मुद्दे की बात पॉलिटी की क्या है कि संघ सूची में 15 ऐसे विषय दिए गए हैं जिसपे संसद विधि बना के कर लगा सकती है, और मैंने इसके 15 विषय भी बताए, लेकिन ये विषय से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के टैक्सेशन में आपको पढ़ना है, समझ में आए? अब देखिए यहां से अगली बात क्या निकल के आती है कि इन सभी विषयों पे, इन 15 विषयों में से किसी के संबंध में आप मतलब न्यायालय में ली जाने वाली फीस शामिल नहीं, ठीक है। न्यायालय में जो फीस ली जाती है ना उस पर कोई टैक्सेशन लगाने की शक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये था संघ सूची में शामिल वो विषय जिसपे संसद को क्या है, शक्ति प्राप्त है टैक्स लगाने का, समझ में? और ये विषय की जानकारी जो है आपको कहां मिलेगा, इकोनॉमिक्स वाले में। दूसरा सूची है आपका राज्य सूची का विषय। आपको यहाँ पे पॉलिटी के मामले में क्या जानना था कि संघ सूची के कितने विषय हैं, उस पे कर लगाने की शक्ति किसे है, बात में, और वो कौन कौन से 15 विषय हैं जिसे आपको जानना था। पॉलिटी में इतना ही जानना था। आगे देखिए राज्य सूची के विषय। ये क्या है जी, अरे गजब, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, हम तो देखबे नहीं किए थे, लग रहा है ना मस्त। हाँ जी, ये गजब, पहली बार हम इसको यूज कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए अब पेन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, वेरी गुड। देख रहे हैं, सब सीखने की बात है। देखिए तो इसको समझते हैं राज्य सूची के विषय, इतना अच्छा लग रहा है ना। देखिए तो राज्य सूची में ऐसे 20 विषय हैं, संघ सूची में कितने थे, 15 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय हैं, ऐसे 20 विषय हैं जिन पे राज्य की विधानमंडल कर लगा सकती है। ये सूची भले ही केंद्र की सूची से लंबी है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ज्यादा आय की संभावना वाले कर जो हैं वो संघ सूची में, यानी यहाँ पे 20 विषय जरूर हैं लेकिन इसे आय ज्यादा नहीं होता है, आय वाला ज्यादातर विषय यहाँ पे 15 ही ठो में है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि भले ही ये केंद्र की कर सूची से लंबी सूची है लेकिन वास्तविकता यही है कि ज्यादा आय की संभावना वाला कर जो है संघ सूची में, जबकि राज्य सूची में शामिल करों से अधिक आय नहीं हो पाती। तो यही कारण है कि राज्यों का वित्तीय अस्तित्व जो है केंद्रों पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि केंद्र सरकारी संघ सूची के कर का माई बाप है और वही वसूलेगा और राज्यों को बांटेगा, जिन जिन करों को वो बांटना चाहता है। आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा बांटता है।
ठीक है, तो इसमें 20 विषय और इन 20 विषय को आपको जानना नहीं है, बट फिर भी मैं बोल देता हूं, आपको लिख लेना है, लिखना है तो लिख लेना है। सुन लीजिए, मैं 1 बाय 1 पूरा लिस्ट आपको बता देता हूं। तो राज्य सूची में शामिल विषय कौन कौन से हैं? भू राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, कृषि आय पे कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पे कर, संसद की विधियों के अधीन रहते हुए खनिज संबंधी अधिकारों पे कर, राज्य में निर्मित या उत्पादित एल्कोहल पे अन्य राज्यों की तुलना में जो शुल्क होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, इस अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है इकोनॉमिक्स में समझाया हूं। किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या बिक्री के लिए माल की प्रवेश पे कर, विद्युत के उपभोग या विक्रय पे कर, समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय और विक्रय पे कर, समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों के भिन्न विज्ञापन पे कर, सड़क या अंतरदेशीय जलमार्गों के द्वारा ले जाने वाले, यानी कुल मिला के यहाँ पे 20 विषय लिस्ट में आपको दे दूंगा। चलिए इसका लिस्ट में आप लोग को सौंप दूंगा। वास्तव में यहाँ पे भी किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस पे कोई टैक्स नहीं लगा सकती। तो ये हो गया राज्य सूची के विषय, जिसपे 20 विषय है और राज्य को अधिकार है इस पे कर लगाने का। और एक आता है तीसरा आपका, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, इसे भी लिख लीजिए। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची के यहां लिख लीजिएगा। समवर्ती सूची को क्या कहते हैं? टैक्सेस इन कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें जो है कितने विषय हैं? तो 3 यहां पे विषय दिए गए हैं। तीन विषय हैं। कितने विषय हैं? 3 विषय हैं। अरे यार, 3 विषय हैं। कौन कौन सा? समवर्ती सूची में करों से संबंधित सिर्फ 3 विषय हैं। पहला, मशीनी वाहनों पर कर, मशीनी वाहन जो होते हैं, गाड़ी। ठीक है, न्यायिक स्टंपों से अलग स्टंप शुल्क, और इन तीनों से संबंधित फीसें, लेकिन इनमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, और मैंने बता दिया है, तीनों बातें आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और एक आता है अवशिष्ट शक्ति, उसे भी लिख लीजिए यहाँ पे, जो संघ सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्ति आता है। अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स। तो हमारे संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई है, चाहे कानून निर्माण को हो, या प्रशासनिक शक्ति हो, या फिर कराधान की शक्ति हो। तो ये शक्ति करों के अधिरोपण से संबंधित विषयों पे भी लागू होती है, यानी संसद ने समय समय पे कुछ ऐसे कर लगाए हैं जो इन तीनों सूचियों में वर्णित ही नहीं है, जैसे कि गिफ्ट टैक्स। ठीक है, गिफ्ट टैक्स, संपदा कर, वेल्थ टैक्स, व्यय कर यानी एक्सपेंडिचर टैक्स। तो पहले सेवा कर भी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत लाया गया था, लेकिन 28 क्या बोलते हैं इसको, 28वें नहीं, 88, ठीक है, 88वें जो है संशोधन द्वारा 2003 में इसे संघ सूची में शामिल कर दिया गया। तो अवशिष्ट शक्ति आप लोग समझ गए होंगे कि कोई नया टैक्स लगाना होता है तो वो संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां है। तो ये थे कराधान की शक्तियां, कि संघ सूची पे केंद्र को, राज्य सूची पे राज्य को, समवर्ती सूची पे केंद्र को, और अवशिष्ट शक्तियों पे भी केंद्र को। तो ये हो गया कराधान की शक्तियां कि किस सूची पे किस को जो है क्या है, कराधान की शक्ति प्राप्त है। बात समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े? आज्ञा है? आज्ञा है?
अब हम थोड़ा देखते हैं उन प्रावधानों को, ठीक है, उन प्रावधानों को जो कि राज्यों की कराधान शक्ति पे, यानी कि राज्य सूची पे राज्यों को जो है क्या होता है, कराधान की शक्ति होती है, लेकिन राज्यों की कराधान शक्ति पे कैसे नियंत्रण होता है उसे समझते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑन स्टेट टैक्सेशन पावर। देखिए, राज्य सूची के विषय पे कर संबंधी विधियां बनाने की शक्ति राज्यों को देने के बावजूद संविधान उन पे कुछ नियंत्रण लगाता है, और इन नियंत्रणों का उद्देश्य यही है कि केंद्र राज्य संबंध या विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध में तनाव उत्पन्न ना। तो संविधान के 276 और 200, यहां लिख दीजिएगा, 276, 287 और 288 ऐसे ही नियंत्रणों की चर्चा की गई है, जहां पे राज्यों को तो शक्ति दी गई है, इसके बावजूद इस पे नियंत्रण जो है किसका होता है, केंद्र का होता है। तो ये क्या कहते हैं आर्टिकल 276, 287, 288? पहला बात, आर्टिकल 276 क्या कहता है? तो आर्टिकल 276 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में शामिल विषयों पे या राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वो व्यापार, आजीविका और नियोजन पे कर लगा सकता है। ठीक है, और ऐसी विधि इस आधार पे खारिज नहीं होगी कि वो संघ सूची में वर्णित आयकर से संबंधित कर है। ठीक है, लेकिन ऐसी विधि की वैध होने की दो शर्तें, ऐसी विधि के वैध होने की दो शर्तें। पहला, कि ऐसे कर से प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि किसी नगर पालिका, जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को दी जाएगी। ठीक, आप उसको बचा नहीं जाएंगे वसूल के, आपको देना ही पड़ेगा किसी नगर पालिका को, जिला बोर्ड को, स्थानीय बोर्ड को या अन्य प्राधिकारी को दी जाएगी अगर आप यहां से कर प्राप्त कर रहे हैं तो। और दूसरा, कि किसी एक व्यक्ति पे ऐसे सभी करों का दायित्व एक वर्ष में 2,500 रुपए से अधिक नहीं होगा। यानी आप टैक्स लगाओ लेकिन एक ही व्यक्ति पे ऐसे करों का दायित्व जो है एक साल में 2,500 रुपए से अधिक नहीं होगा। किस किस टाइप का कर? तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि प्रोफेशन से रिलेटेड या व्यापार यानी ट्रेड से रिलेटेड या आजीविका से रिलेटेड या नियोजनों पे यानी इंप्लॉयमेंट्स पे, इन सभी आधारों पे जो टैक्स लगाया जाता है वो एक साल में किसी एक व्यक्ति पे 2,500 रुपए से अधिक नहीं होगा। ये दो शर्तों को पूरा करते हैं तो आप ये कर लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं, यानी ये कर वैध होंगे। ठीक है, तो ये आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये इसलिए ऐसा किया गया कि अब आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए कि एक राज्य जो है इसको 2,500 से ज्यादा लगा जाए, दूसरा राज्य 2,500 से कम लगा दे, तो अब आप बताइए यहाँ पे राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य में विवाद होगा कि नहीं होगा? जनता वहां की आक्रोशित होगी नहीं कि हमारे राज्य में ऐसा चल रहा है, तुम्हारे राज्य में ऐसा चल रहा है। तो एक सीमा निर्धारित कर दिया गया ताकि ये विवाद उत्पन्न ना हो, ताकि विवाद उत्पन्न ना हो। ये दो शर्तों के माध्यम से यहाँ पे सरकार करना क्या चाहती है? विवाद को कम करना चाहती है कि केंद्र राज्य तो विवाद कम, लेकिन राज्य राज्य के मध्य में विवाद का भी निपटारा तो केंद्र को ही करना पड़ेगा। इसलिए ये आर्टिकल 76 आपको दिखाई देगा। क्लियर है? बताइए। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पे एक, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 286, 286, अभी 287 पे भी आएंगे, पहले 286।
आर्टिकल 286 क्या कहता है? इस आर्टिकल के अनुसार राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं के क्रय और विक्रय पे कर लगा सकता है और इस संबंध में उसे कुछ शर्तों को पालन करना होगा। जैसे कि पहला शर्त, वो राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पे कर आरोपित नहीं कर सकता है। दूसरा, कि अगर किसी वस्तु का भारत में आयात या निर्यात, यानी भारत में आयात या भारत से निर्यात हो रहा है तो आयात या निर्यात का केंद्र जो है चाहे उस राज्य में हो या वो आयात निर्यात के उस समय उस वस्तु पर कर नहीं लगा सकता है। मतलब कि कुल मिला के भारत से बाहर जो आयात निर्यात होता है उस पर वो कर नहीं लगा सकता, ठीक है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत चला जाएगा। तीसरा, कि अगर संसद ने किसी वस्तु को विधि के द्वारा अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किया है तो उसके क्रय विक्रय पे कर का आरोपण जो है कर की दर से जुड़े उपबंध संसद के द्वारा जो है शर्तों के अधीन होगा। तो ये 3 शर्तों को यहाँ पे इसको पूरा करना पड़ता है आर्टिकल 286 के अंदर, ठीक है, क्लियर है? तो ये आर्टिकल 286। अब देखिए पीछे की क्लासेस अगर आप ढंग से नहीं किए होंगे तो ये सारी चीजें आप लोग के ऊपर से जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें आपके ऊपर से जाएंगी। अंतरराज्य व्यापार क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पीछे की क्लासेस में इसलिए इसके एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ा। तो कितने लोगों के ऊपर से जा रही है थोड़ा बता दीजिए ये भी। शक्ति के संबंध में कुछ लिमिटेशन से कुछ सीमाएं, और वो कौन सी 2 सीमाएं हैं जो राज्य विधानमंडल ये कर नहीं लगा सकता? पहला 2 बिजली कर को लेकर, ठीक है, कि अगर वो बिजली भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली हो या उपभोग के लिए भारत सरकार को बेची जाने वाली हो तो उस पर जो है राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकता है। दूसरा, कि अगर उसे किसी रेलवे निर्माण या रख रखाव के लिए भारत सरकार या किसी रेलवे कंपनी के द्वारा उपयोग किया जाता है तो इसी कार्य के लिए भारत सरकार या रेलवे कंपनी को बेचा जाता है तो उस पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती। समझ में? ये आर्टिकल 287 कहता है। इसी प्रकार एक और आर्टिकल है आर्टिकल 288 कि इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद की विधि के द्वारा किसी अंतरराज्य नदी या नदी घाटी के विनियमन या विकास के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना की गई और वो प्राधिकरण जल या विद्युत का संचय, उत्पादन या उपभोग या वितरण का विक्रय करता है तो राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा उस पर कर अधिरोपण कर सकेगा। लेकिन ऐसी विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे आरक्षित रखने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल गई, यानी राष्ट्रपति के रिजर्वेशन के बाद जब वो आरक्षित विधेयक पे अनुमति दे देंगे तभी वो ऐसा कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये 4 ऐसे प्रावधान हैं जो ये राज्यों की कराधान की शक्ति पे संसद का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। अब इसको देखिए पढ़ाने का मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बेहतर तरीका है। अब इसमें 2 चीजें लिंक है, कुछ टैक्सेशन है और कुछ पॉलिटी है। तो आपको टैक्सेशन वाला हिस्सा अगर क्लियर होगा तब ये समझ में आएगा, नहीं होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। बताइए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सारी बातें कि टैक्सेशन की शक्ति किस विषय पे किसको है, राज्य सूची के विषय पे कैसे केंद्र का जो है टैक्सेशन को लेके नियंत्रण स्थापित है। अब हमारे पास एक अगला टॉपिक है जो सबसे पेचीदा, सबसे विवादास्पद और इस टॉपिक का मूल भाव है, और वो क्या है? कर राजस्व का वितरण कैसे होता है। लगाएगा कौन ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो लगाएगा वही इसके उपभोग करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय पे जो लगाता है वो वसूलता है, वही उपभोग करता है राज्य, इसमें तो अच्छी बात है। लेकिन केंद्र सरकार जिन सूचियों पे कर लगाता है उसका या तो पूरा हिस्सा राज्यों को दे दिया जाता है कुछ का, और कुछ को आंशिक रूप से बांटा जाता है। तो यही अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है टैक्स रेवेन्यू का केंद्र और राज्यों के मध्य में। और ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आज की क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी स्थिति आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो मैं चाहता हूं आराम करना आज, तो मैं क्लास लूंगा 3 बजे वाला क्लास होगा, 2 घंटा 2.5 घंटा काफी आराम करने के लिए। तो अब हम अगली क्लास 3 बजे लेंगे। आज मुझे थोड़ा थकान सा महसूस हो रहा है तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज इसको यहीं रहने देते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये पेचीदा चैप्टर है, आप लोग बहुत ऊर्जा खाओगे और अभी इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं उतनी ऊर्जा आप लोग को लगा पाऊँ। तो इसको कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, सॉरी।